तो बहुत बेसिक सवाल ये है कि जब आपने कोई पार्सल मंगाया ही नहीं है तो आप उस स्कैम में फंस क्यों रहे हैं? वो टारगेट ही इसलिए कर रहे हैं, अगर जितने बड़े आदमियों को, इंजीनियर्स को टारगेट करेंगे, डॉक्टर्स को टारगेट करेंगे तो वहां से पैसा मिलेगा। हाँ, ये प्रेजेंट करते हैं कि मैं ही अधिकारी हूँ, जो कि आमतौर पर ये होते नहीं। कई इस तरह की भी खबरें सामने आती हैं कि वीडियो कॉल्स भी कई तरह की होती हैं, उन वीडियो कॉल्स के द्वारा भी ब्लैकमेलिंग की जाती है। ऐसा क्या आपने किया है कि कोई यहाँ से कॉल कर रहा है, तो या फिर ऑडियो कॉल भी, लेकिन व्हाट्सएप से शुरुआत होती है, या फिर ये हमें डिजिटल अरेस्ट की ओर ले जा रहा है। हाई कोर्ट के जज को ही इस तरह का स्कैम का शिकार बनाया गया। इसकी शुरुआत ही डर से होती है। आप नहीं डरेंगे तो आप इससे बच जाएंगे, लेकिन ये खेल खत्म नहीं होता है। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपके पैसे खत्म नहीं हो जाएं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला पॉडकास्ट। आज अमर उजाला पॉडकास्ट में आपके लिए जो जानकारी है वो ये है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। एक टर्म सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, कैसे होता है, कैसे लोग फंसते हैं, कैसे हम और आप डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं, कैसे हम करोड़ों का चूना लगने से बच सकते हैं, डिजिटल अरेस्ट में कैसे ब्लैकमेलिंग की जाती है, किस तरह से आम आदमी फंस जाता है और किस तरह से वो बच सकता है। इन सब सवालों की जानकारी देने के लिए, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए, डिजिटल अरेस्ट के बारे में हमें बताने के लिए, डिटेल्ड जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप पांडे जी। आइए उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट किस बला का नाम है, ये होता क्या है और इससे बचा कैसे जाए। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मृत्युंजय। डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? डिजिटल अरेस्ट पिछले एक साल में एक बहुत बड़ा टर्म हो गया है। अगर आप अखबार खोलेंगे तो अखबार में हर रोज एक या दो खबरें आपको डिजिटल अरेस्ट की मिल जाएंगी कि डिजिटल अरेस्ट करके किसी महिला को, किसी पुरुष को या किसी इंजीनियर को इतने का स्कैम किया गया जी। डिजिटल अरेस्ट की एक जो सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, जितने इंजीनियर हैं ना, अधिकतर जो अभी तक जितने भी केसेज आए हैं डिजिटल अरेस्ट के, उसमें सारे इंजीनियर शामिल हैं। तो ये डिजिटल अरेस्ट बहुत ही बड़ा स्कैम बन के भारत में उभर रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट बड़े लेवल पे काम कर रही है, लेकिन अभी लगता है कि जागरूकता की कमी है। अगर लोग थोड़े से जागरूक हो जाएं, अगर लोग थोड़े से, जो भी साइबर एजेंसियां हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं, साइबर जो लोगों को लेकर अलर्ट करती हैं, जैसे साइबर दोस्त है तो या फिर सर्ट इन है, तो इनकी जो भी चेतावनी आ रही है उस पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और बिना आप जागरूक हुए डिजिटल अरेस्ट से बच नहीं सकते हैं जी, क्योंकि बहुत ही खतरनाक है, कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। जी, जैसा आपने बताया कि अधिकतर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड हैं, इंजीनियर्स का आपने एक उदाहरण दिया, क्या कारण हो सकता है? इसकी बड़ी वजह ये है कि लोग डर जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मैंने वास्तव में ऐसा किया है, लेकिन बहुत ही बेसिक सवाल है कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्कैमर आपको फ़ोन करता है, वो कहता है कि आपका एक पार्सल जो है एयरपोर्ट पे आया है और कस्टम विभाग से मैं बोल रहा हूँ, मैंने उसको पार्सल को अपने पास रखा हुआ है और उसके साथ कुछ सिम कार्ड और पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड मिला है और इन सिम कार्ड का इस्तेमाल जो है मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया है। तो बहुत बेसिक सवाल ये है कि जब आपने कोई पार्सल मंगाया ही नहीं है तो आप उस स्कैम में फंस क्यों रहे हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मेरा कोई पार्सल आ सकता है या कहीं से भी आ सकता है जब आपने मंगवाया ही नहीं है? तो ये सबसे बड़ी पहली और बेसिक गलती होती है और यहीं से इस पूरे स्कैम की शुरुआत होती है। जैसे ही आप बोलेंगे कि हाँ ये मेरा पार्सल हो सकता है या फिर मुझे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो बचाव है ना, बचाव शब्द, यही आपको फंसाता है। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया। सेम आप एयरपोर्ट पे कोई पार्सल आया है या डाकघर में कोई पार्सल आया, और किस किस तरह के डिजिटल अरेस्ट होता है और क्या क्या उदाहरण हैं इस तरह के? डिजिटल अरेस्ट तो एक ही है, लेकिन इसकी शुरुआत जहाँ से होती है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको इससे मतलब कैसे आप जानेंगे कि डिजिटल अरेस्ट का जो है पूरी हाँ, मतलब शुरू हो जो हमारे दर्शक हैं वो ये कैसे जाने कि ये जो कॉल आया है ये फ्रॉड कॉल है या फिर ये हमें डिजिटल अरेस्ट की ओर ले जा रहा है, उस कॉल की किस तरह से पहचान हो? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग फेक कॉल या फिर फ्रॉड कॉल समझ के जो सही कॉल्स भी होते हैं उनको भी इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे आपने बताया कि जब हमारे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, हमारा कोई सिम छूटा ही नहीं है, हमारा कोई पार्सल आया ही नहीं है, तो फिर हम क्यों फंस रहे हैं? सही बात है भाई, जब हमें पता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ ही नहीं है तो हम कैसे फंस रहे हैं? इसके अतिरिक्त और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिनकी मदद से, जिनकी जानकारी अगर आपको है तो आप इस स्कैम से बच सकते हैं। पहला ये है कि आमतौर पे जो स्कैमर्स हैं ये आपको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपका ये पार्सल एयरपोर्ट पे आया है और ये कस्टम विभाग से मैं बोल रहा हूँ।
या फिर ये हमेशा बोलते हैं कि मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ या इस साइबर थाने से बोल रहा हूँ। और एक तो पहचान इनकी यही हो गई कि ये हमेशा जो है सरकारी जो अधिकारी हैं वो उनके थ्रू बोलते हैं कि मैं, जैसे कि ये प्रेजेंट करते हैं कि मैं ही अधिकारी हूँ, जो कि आमतौर पर ये होते नहीं। पहली पहचान इनकी यही है कि जैसे कि आपको कोई बोलता है कि मैं सीबीआई ऑफिसर बोल रहा हूँ या फिर पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ, डीसीपी बोल रहा हूँ या फिर कस्टम विभाग से बोल रहा हूँ, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्या आपने किया है कि कोई यहाँ से कॉल कर रहा है। पहली बात, ये पहला अलर्ट है। दूसरा ये है कि जो ये व्हाट्सअप कॉल करते हैं, आमतौर पे वीडियो कॉल करते हैं तो या फिर ऑडियो कॉल भी, लेकिन व्हाट्सअप से शुरुआत होती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रह जाता। हाँ, तो ये लोग करते क्या है कि डीपी में जो व्हाट्सएप प्रोफाइल फोटो होती है उसमें ये किसी अधिकारी का, जो भी कस्टम का अधिकारी होता है या जो भी साइबर क्राइम का भी अधिकारी होता है, सीबीआई अधिकारी होता है, डिपार्टमेंट का लोगो, हाँ, तो ये लोगों का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो उनकी फोटोज होती है उनका इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे केसेज आए हैं जिसमें सीबीआई का लोगो का यूज़ किया गया है। आपको मैं एक बड़ा ही रोचक स्टोरी बताऊंगा कि बॉम्बे में हाई कोर्ट के जज को ही इस तरह का स्कैम का शिकार बनाया गया। 50,000 रुपये उनसे ले लिए गए। बाद में उनको पता चला कि ये तो डीपी में सिर्फ फोटो का यूज़ हुआ था, जबकि ऐसा था ही नहीं। तो दूसरी पहचान ये हो गई। तीसरी पहचान ये है कि ये आपको बोलते हैं कि आप जो है टेलीग्राम पे आइए और हम इस केस को सेटलमेंट करेंगे। तो क्योंकि आप डर गए होते हैं, पहले जो मैंने पहले ही बताया कि इसकी शुरुआत ही डर से होती है। आप नहीं डरेंगे तो आप इससे बच जाएंगे। बिल्कुल। तो ये टेलीग्राम से शुरुआत होगी कि टेलीग्राम पे आइए, फिर वहाँ पे कुछ डिटेल आपसे लेते हैं, वो पैन कार्ड वगैरह, आधार वगैरह सब आपसे ले लेते हैं, जबकि ये पहले प्रिटेंड करते हैं कि हमारे पास आपका डेटा है। तो अगर आपका डेटा मेरे पास है तो फिर मैं आपसे क्यों मांग रहा हूँ दोबारा। तो ये कुछ पहचान है। अब थोड़ा सा अगर हम डिटेल में बात करें कि और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि पहले ही शुरुआत हो गई डर के, तो हम डर गए, तो हमने बोला कि ठीक है इससे क्या है प्रोसेस, मैं कैसे इससे बच सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि जो है मेरे सीनियर अधिकारी आपसे बात करेंगे, थोड़ी देर में उनका कॉल आएगा। फिर आपके पास एक कॉल आता है, वो ये कहते हैं कि मैं सीनियर अधिकारी बोल रहा हूँ और इस केस को सेटलमेंट करना है, नहीं तो आप थोड़ी देर में अरेस्ट हो जाएंगे और आपके घर पे पुलिस चली जाएगी। तो आमतौर पे जो भी इसके शिकार लोग होते हैं वो डर जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं है, इसको कैसे सेटलमेंट करना है। तो असली जो खेल है वो यहाँ से शुरू होता है, सेटलमेंट से। फिर ये आपको एक वीडियो कॉल करते हैं और स्काइप पे करते हैं। स्काइप से आपको बता दूं कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप के तहत करीब 2 महीने पहले 1000 स्काइप आईडी को ब्लॉक किया गया है। और ये वो आईडी थी जिनका इस्तेमाल डिजिटल अरेस्ट में हुआ है। एक्चुअली करते क्या है कि आपको स्काइप पे कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, और आपसे ये कहते हैं कि अगर इस केस को सेटलमेंट करना है तो आपको इस वीडियो कॉल पे बनाए रहना होगा और आपको किसी से बात नहीं करना है, आपको कहीं जाना नहीं है। तो एक कमरे में आपको ये कैद कर देते हैं और यही होता है डिजिटल अरेस्ट, कि आप एक कैमरे के सामने, अपने वेबकैम के सामने हैं और आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी को टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, जो उधर से आपको कमांड दिया जा रहा है आप सिर्फ वही कर रहे हैं। तो यही मतलब एक अरेस्ट है। डिजिटली अरेस्ट हो गए हैं, कैद हो चुके हैं। हाँ, आप अपने ही घर में, हाँ, आप कैद में हैं। मतलब प्रौद्योगिकी ने आपको, टेक्नोलॉजी ने आपको कैद कर लिया है। यहीं से डिजिटल अरेस्ट टर्म की शुरुआत हुई है। ठीक है। वीडियो कॉल का आपने जिक्र किया, कई इस तरह की भी खबरें सामने आती हैं कि वीडियो कॉल्स भी कई तरह की होती हैं, उन वीडियो कॉल्स के द्वारा भी ब्लैकमेलिंग की जाती है। वो किस तरह का मामला होता है? क्या वो भी डिजिटल अरेस्ट में ही आता है? नहीं, वो दूसरी तरह की चीज़ें हो गई। वो आमतौर पर डिजिटल अरेस्ट नहीं होता है। उसमें स्कैमर्स क्या करते हैं कि आपके पास वीडियो कॉल करते हैं, फिर उधर से एक न्यूड क्लिप प्री रिकॉर्डेड चलाते हैं और आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपके उनके सिर्फ आपके फेस की उनको ज़रूरत होती है, आपका फेस मिल गया, फिर किसी और वीडियो के साथ उसको वो लोग मॉफ्ड करते हैं या फिर फेस स्वैप कर देते हैं। फिर आपको वो वीडियो भेज के ब्लैकमेल करते हैं कि आपका जो है न्यूड वीडियो हमारे पास है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, पैसे नहीं देते हैं, तो हम इसको सोशल मीडिया पे या जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है। ये डिजिटल अरेस्ट से नहीं जुड़ा हुआ है। अच्छा। डिजिटल अरेस्ट में जब ये कॉलिंग की शुरुआत हो जाती है, फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं कि आप इतने पैसे जो है इस नंबर पे भेज दीजिए और या इस अकाउंट नंबर भेज दीजिए, फिर आपका जो है केस को सेटलमेंट कर लिया जाएगा। लेकिन ये खेल खत्म नहीं होता है। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपके पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। अच्छा। जब तक आपको लगेगा कि नहीं कि मैं वास्तव में ठगा जा रहा हूँ, मैं स्कैम का शिकार हो चुका हूँ, तब तक ये स्कैम चलता रहेगा। मतलब आज 50,000, कल 1 लाख की डिमांड, फिर 1.5 लाख की डिमांड, ये 24 घंटे तक भी चलता है। एक गुड़गांव की एक लड़की थी, अभी तो गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया है।
तो वो इंजीनियर थी, उसको डिजिटल अरेस्ट करके करीब 12-13 घंटे रखा गया और उससे 70 या 80 लाख रुपए लिए गए थे। एक बॉम्बे की एक महिला थी, उन्होंने अपने एफडी तोड़े, उन्होंने अब उनका जो म्यूचुअल फंड था उसको उन्होंने तोड़ दिया और उनके पास जो कुछ डिजिटल गोल्ड भी था उसको भी उन्होंने तोड़ दिया, उसको भी उन्होंने बेच दिया और अपनी लड़की से उन्होंने कुछ पैसे मांगे, वो भी पैसे नहीं दिए। टोटल उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए दिए थे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का स्कैम था। और वो छोटी मोटी कोई महिला नहीं थी, वो एक बड़ी कंपनी एमएनसी की रिटायर्ड प्रेसिडेंट थी। मतलब किस कदर उनके अंदर एक भय पैदा कर दिया कैसे हुआ। हाँ, ये बहुत सोचने वाली बात है कि किस तरीके से जो है ये पूरा एक सीन क्रिएट किया जा रहा है कि पूरा आदमी जो है उसमें ट्रैप में हो रहा है। पहले एक परिभाषा थी कि ठगी के शिकार वही होंगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अब ये परिभाषा पूरी तरह से बदल चुकी है। ये सुपरफास्ट इंटरनेट के दौर में और डिजिटल मीडिया के दौर में अब शिकार वो हो रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं। मतलब क्या ये कहा जाए, अगर जो दोषी हैं या जो लोग ये कर रहे हैं, जो स्कैमर्स हैं, वो टारगेट ही इसलिए कर रहे हैं, अगर जितने बड़े आदमियों को, इंजीनियर्स को टारगेट करेंगे, डॉक्टर्स को टारगेट करेंगे तो वहां से पैसा मिलेगा। हाँ, ये मैपिंग मतलब अगर वो किसी अशिक्षित को टारगेट भी करते हैं तो वहां से क्या ले लेंगे। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं है ना कि मुझे स्काइप कॉल करना कैसे। हाँ, तो वो उसमें ट्रैप में आएंगे नहीं। और दूसरी बात कि जो भी पढ़े लिखे लोग नहीं है वो सोशल मीडिया से दूर हैं, वो इंटरनेट दूर है। और दूसरा ये कि अगर उनको ये बोलेंगे कि भाई आपका सामान एयरपोर्ट पे रह गया है, हाँ बोले ठीक है रख लो, मुझे क्या ही है, मेरा तो है ही नहीं। हाँ। लेकिन ये जितने लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, इंजीनियर हैं, वो इसमें ट्रैप में आ रहे हैं। एक्चुअली जो वीडियो कॉल होता है ना, उसमें आपको जो बात करता है ना स्कैमर, वो वेल ड्रेस्ड होता है। उसकी जो लैंग्वेज होती है, उसकी जो भाषा होती है, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। आपको लगेगा कि हाँ मैं वास्तव में किसी आईएएस और आईपीएस से ही बात कर रहा हूँ। मतलब पूरी तैयारी के साथ बैठे होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो ये तो हो गया कि क्या क्या ये चीजें हैं, क्या क्या इसके लक्षण है, किस तरह से लगता है कि ये डिजिटल अरेस्ट है। मतलब आप धीरे धीरे ट्रैप में जा रहे हैं। हाँ, आप धीरे धीरे फंस रहे हैं। धीरे धीरे आप ये समझिए कि डिजिटल एफआईआर आपकी धीरे धीरे लिखनी शुरू हो गई, अब अरेस्ट होने वाले हैं। पहले वो धमकाते ही हैं, पहले धमकाते नाम से जो है एफआईआर दर्ज हुआ है। हाँ। और आगे के प्रोसेस जो ये है कि आप अरेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि बचा कैसे जाए। हाँ, तो जैसे कि पहली बात तो यही है कि बचाव ही जो पहचान है वही बचाव है। आप जितनी जानकारी रखेंगे उतना ही आप इससे दूर रहेंगे। पहली बात ये कि जो भी हो, किसी भी कीमत पे अगर आप किसी लिंक को नहीं जानते हैं, किसी वेब लिंक के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप उस पर क्लिक ना करें, पहली बात। दूसरी बात कि कोई भी कॉल आता है जहां आपको लगता है कि कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहा है, ऐसे बता रहा है कि मैं कोई गवर्नमेंट अधिकारी हूं या मैं एयरपोर्ट से कस्टम से बोल रहा हूं, तो आपको उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए कि क्यों। पहला सवाल आपसे ही होना चाहिए कि क्यों, ये कस्टम से क्यों बोल रहा है, मेरा तो कोई ऐसा है ही नहीं, तो फिर कस्टम से क्यों। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। कई बार ये लोग व्हाट्सअप कॉल भी करते हैं, कई बार ये नॉर्मल कॉल भी करते हैं, कई बार मैसेज करते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो या डीपी में कोई फोटो ऐसी लगी हो, आपको बाहर हो जाना चाहिए एकदम से। साइबर क्राइम में आता ही है। हाँ, जब लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या कुछ ऐसे हेल्पलाइंस भी हैं साइबर की तरफ से, या कुछ ऐसा कि जैसे हम लोग अगर दूसरी तरफ एक तरफ कॉल भी चल रहा है, भाई ये भी कहते होंगे कि इसकी जानकारी अगर कोई हमसे कह रहा है कि हम सीबीआई से बात कर रहे हैं, तो सीबीआई पे आपके हेल्पलाइन पे भी कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि भाई ऐसा सच में कोई मामला मेरे खिलाफ दर्ज हो रहा है क्या, वहाँ भी पता कर सकते हैं। साइबर में आप पता कर सकते हैं, तो वो क्या प्रक्रिया है। जैसे अगर ये जो फर्स्ट अटैक, नहीं, पहली बात तो ये कि अगर सीबीआई में आपके नाम से कोई रजिस्टर्ड कोई केस है या कुछ भी एफआईआर है ना, तो सीबीआई आपको कॉल पे नहीं बताने वाली। हाँ, कैसा है, आपके घर पे नोटिस आएगा, घर पे नोटिस आएगा। और ये फोन कॉल पे चीजें नहीं होती हैं। बिल्कुल। कस्टम का कॉल आपको नहीं आता है, बैंक का कॉल आपको नहीं आता है, कोई सीबीआई ऑफिसर आपको कॉल करके नहीं बोलेगा कि आपके नाम से एफआईआर दर्ज हुई है। तो बहुत सिंपल सी बात यही है कि और दूसरा फिर भी अगर आपको शक लग रहा है या फिर भी है तो हेडक्वार्टर्स होते हैं, मतलब ही नहीं, आपको वहां तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहली पहचान ही ये है कि वो कॉल नहीं करते हैं बस। आपने साइबर दोस्त का नाम सुना होगा, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन है। साइबर दोस्त जो है ट्विटर पे काफी एक्टिव है, ट्विटर अब एक्स हो गया है, तो उस पर बहुत एक्टिव है। एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 करके। तो कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिजिटल स्कैम हो रहा है, साइबर स्कैम कुछ भी हो रहा है, तो पहला काम आपका यही है कि आप जो है साइबर दोस्त को इन्फॉर्म करें। जो एजेंसी है, जो भी साइबर एजेंसियां भारत में काम कर रही हैं, जैसे कि साइबर दोस्ती ये काफ़ी एक्टिव है, तो पहले आप इनको इन्फॉर्म करें। बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो गया खुदा न खास्ता, पहले तो समझदारी यही है कि आप इससे बचें, लेकिन अगर हो गया है
तो पहले बैंक को इन्फॉर्म करें कि ये ट्रांजेक्शन मेरे से हुआ है और ये मैंने नहीं किया है, ये चीज़ें इस तरीके से हुई हैं। आप उनको पूरी जो चीज़ें हैं जो भी है वो डिटेल में बताइए। तो पहला काम आपने 1930 पे कॉल किया। दूसरा काम ये है कि साइबर दोस्त को आप डायरेक्ट DM कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज आपको X पे जाके कर सकते हैं। तीसरा जो है कि cybercrime.in जो वेबसाइट है, आप वहाँ भी जाके कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं लिखित में। 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ये हुआ कि आप जो भी लोकल साइबर थाना है, आप वहाँ जाके कंप्लेन करें जितना जल्दी हो सके। बैंक को जितना जल्दी इन्फॉर्म करेंगे और साइबर दोस्त को जितना जल्दी आप इन्फॉर्म करेंगे, तो अगले जो 3 घंटे होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपके पैसे बच भी सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उनका अकाउंट फ्रीज हो जाए और आपसे जो पैसे लिए हैं वो आपका बच जाए। मतलब मेन चीज़ यही है कि जैसे ही आपको पता चले कि ये हाँ। ऐसी शक हो कि भाई ये जो है ये एक साइबर क्राइम है, ये एक डिजिटल अरेस्ट की ओर हमें ले जाया जा रहा है, तो जो बचाव है, जैसे जो आपने बताया कि जैसे अगर कोई आपको वीडियो कॉल, कोई भी CBI या फिर कोई भी इस तरह की संस्थान या फिर कोई भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पुलिस हेडक्वार्टर से कॉल नहीं आता डायरेक्ट, बिल्कुल नहीं आता, नोटिस आता है। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह की अगर चीज़ें आपके साथ हो रही, मैसेज आ रहा है या फिर, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फ्रॉड है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। उसका बचाव पांडे सर ने बताया, एक बार दोबारा बता दीजिए किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देखिए, पहली बात यही है कि आपको जितना हो सके, आपको थोड़ा सा, अगर आप डिजिटली एक्टिव हैं, इंटरनेट पे एक्टिव हैं, तो आपको थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए कि किस तरह के स्कैम हो रहे हैं। तो उन जो स्कैम हो चुके हैं उसको खुद को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से सीखने की ज़रूरत है कि जो स्कैम हुआ है उससे हम कैसे बचें। अगर बाय द वे आप किसी कारण से, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं और बिजी होते हैं, लेकिन उस दौरान हम कॉल पर ध्यान नहीं देते हैं और हम स्कैम के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। तो पहला काम यही है कि आप जितना जल्दी हो सके 1930 पे कॉल करें, ट्विटर पे कंप्लेन करें। उसके बाद आप जो भी आपका लोकल साइबर थाना है वहाँ कंप्लेन करें। और एक जो सबसे प्रमुख बात है कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं ना, उसको आप डिलीट ना करें। उसको सारे को आप, जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं, वीडियो कॉल हैं, उन सबको आप रखें, क्योंकि यही आपको जो है बाद में डिजिटली प्रूफ के तौर पे काम आएगा और यही आपको स्कैम से निकालेगा और यही जो प्रूफ है, यही आपके जो पैसे गए हैं उसको वापस ला सकता है। तो स्क्रीनशॉट रखें, जो नंबर है वो रखें, क्योंकि आमतौर पे कई बार होता है कि हम कुछ चीज़ें हो गई हैं और फिर हम जल्दबाजी में ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन ब्लॉक करने के साथ ही चैट खत्म हो जाता है, ये ध्यान रहे। व्हाट्सएप पे जैसे आप किसी को ब्लॉक और रिपोर्ट करते हैं तो चैट नहीं दिखता है, और एक बार फिर ब्लॉक करके अनब्लॉक करेंगे तो भी चैट नहीं दिखेगा। तो बेहतर यह है कि आप पहले सारे सबूत रखें, सारे प्रूफ आप रखें, कॉल का डिटेल, जो व्हाट्सएप मैसेज हैं वो, या फिर कोई उन्होंने अगर लिंक भेजा है तो वो भी है। कई बार ये लोग कुछ रिमोट कंट्रोल वाले जो ऐप्स हैं, कई सारे हैं, तो उन ऐप के जरिए क्या होता है कि जैसे आप उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो एक आपसे वो कोड पूछते हैं, जैसे आप कोड उनको बताएंगे तो आपके फ़ोन को वो कंट्रोल करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और जो भी ऐसा कुछ आ रहा है लिंक, तो उनको सबूत रखिए और सबूत के साथ कंप्लेन ज़रूर करिए। जैसे आप टेक्नोलॉजी देखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, X, ये सब चीज़ें देखते हैं, इनकी तरफ से कोई ऐसी अभी तक फैसिलिटी या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं लाई गई है कि जो स्पैम कॉल्स होती हैं, जो स्पैम नंबर्स होते हैं, उसको रोकने का, या फिर जो फर्स्ट हैंड ही अगर वो चीज़ वहीं पे रुक जाए? एक्चुअली देखिए, इस पे कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है क्योंकि बहुत ब्रॉड लेवल पे फैला हुआ है। आपको याद हो कि पहले जो व्हाट्सअप कॉल आते थे, जो कि थोड़ी देर पहले हमने बात करी कि आपके सिर्फ फोटो की ज़रूरत उनको होती है और उसके बाद उसको किसी वीडियो के साथ डीप फेक कर दिया, बना देते हैं वो। तो वो उसके लिए व्हाट्सएप ने एक कदम उठाया कि व्हाट्सएप पे जब भी आपको, अब आप देखेंगे कि जो अननोन नंबर से कॉल आते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो साइलेंट हो जाते हैं। तो ये व्हाट्सएप की तरफ से उस स्कैम को रोकने के लिए ही एक प्रयास था। दूसरा ये है कि ट्राई जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इस पे लगातार काम कर रहा है स्पैम कॉल को लेकर, जैसे कि आपने पूछा। तो स्पैम कॉल को लेके एक नंबर डिसाइड किया जा रहा है, अभी वो फाइनल नहीं है, कि जो भी टेली मार्केटिंग वाले जो भी कॉल्स आएंगे, आमतौर पर टेली मार्केटिंग जो भी कॉल होते हैं उनको ही स्पैम कॉल बोला जाता है, और स्कैम कॉल अलग हो गए। तो स्पैम को लेके, क्योंकि भारत में जो है हर रोज एक ऑन एवरेज एक आदमी को मिनिमम जो है 3 स्पैम कॉल आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एक नंबर डिसाइड किया जा रहा है, वो शायद 144 करके है। तो जो इन फ्यूचर आपको स्पैम कॉल जो भी आएंगे, जो भी मार्केटिंग वाली कॉलें होंगी, वो 144 से शुरुआत होंगी। अच्छा, 2 नंबर डिसाइड किए गए। अभी आपने एक टर्म यूज़ किया, स्पैम और स्कैम।
हाँ, इन दोनों कॉल्स का कैसे अंदाजा लगाया जाए? स्पैम ये हो गया कि एक थोक में चीजें आ रही हैं। ट्रू कॉलर्स भी अपने हमें एक फैसिलिटी देता है कि वो रेड कलर में आ जाता है, स्पैम कॉल लिख के आ जाता है। तो स्पैम के जरिए आपको शिकार नहीं स्कैम कैसे पहचाना जाएगा? हाँ, उसमें यह है कि स्कैम जो होते हैं उसकी शुरुआत वही जो मैंने आपको पहले बताया कि उसकी डीपी अलग होगी, वो मतलब हमेशा जो होगा वो प्रेजेंट नहीं करेगा। अच्छा, मतलब मैं अगर स्कैमर हूं तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मैं अपना असली चेहरा सामने नहीं आने दूंगा, मेरा कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं होगा, मेरी सोशल प्रोफाइल नहीं होगी। तो प्रॉब्लम यही पे ना, जो गुमराह कर रहे हैं, मतलब इसको गुमराह करना हो गया कि मैं मृत्युंजय त्रिवेदी हूँ लेकिन मैं प्रदीप पांडेवन की बात कर रहा हूँ, है ना? तो इसको कैसे पहचानेगा जो हमारी जनता, कैसे पहचानेगी नहीं ये तो मृत्युंजय ही है, ये प्रदीप पांडे नहीं, प्रदीप पांडे तो वो है? हाँ, इसकी पहचान यही है कि बातचीत करने का लहजा क्या है उसका, वो कैसे बात कर रहा है, वो मेरे से चाह क्या रहा है। जैसे ही आपको लगे कि वो मेरे से कुछ चाह रहा है, मतलब स्कैम है। सिंपल सी बात है। मेरे में घर में या मेरी लाइफ में कोई चीजें क्या चल रही, किसी को क्या मतलब है उससे, और किसी को मतलब है, मतलब वो मुझे शिकार बनाना चाह रहा है, क्योंकि ऐसे तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अगर मेरे से वो कह रहा है कि आपका जो है वो बैंक अकाउंट जो है बंद हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? उसकी जिम्मेदारी तो बैंक के पास है, तुम कौन हो? बिल्कुल। तो बहुत सिंपल सी बात यही है कि अगर आपको कॉल करने वाला मतलब की बात कर रहा है कि उसको कोई मतलब है आपसे, मतलब स्कैम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका से बात करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताइए, और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जब भी कुछ ऐसा लगे कि आपके साथ फ्रॉड होने की कोशिश हो रही है तो तुरंत के तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस थाने पे जाके उनको इत्तला करिए, साइबर सिक्योरिटीज़ को इत्तला करिए, डिजिटल साइबर, जैसे उन्होंने बताया साइबर दोस्त, वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं उनसे, डिजिटली भी आप लोग अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं, है ना सर? एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कई बार स्कैम की शुरुआत हो जाती है, आप स्काइप कॉल पे आ गए हैं, आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, तो आपको डर ये लग रहा है कि अगर मैं कॉल से जाता हूँ तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कॉल को कट करिए और कंप्लेन करिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर आप उस कॉल पे बने रहते हैं ना, तो ज़रूर आपका वो बिगाड़ लेगा, आपके अकाउंट को वो खाली कर देगा। तो इस भ्रम में मत रहिए, इस डर में मत जिए कि आपको कोई जो है, मैं अगर कॉल कट कर देता हूँ तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।